साक्षी ने हाल ही में एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके ममता सरोगेसी क्लिनिक में बतौर इंटर्न काम शुरू किया था। बच्चों से साक्षी को खास लगाव था, इसलिए जब सरोगेसी क्लिनिक के जच्चा बच्चा वार्ड का कार्यभार उसे सौंपा गया तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। साक्षी के लिए सरोगेसी साइंस का सबसे बड़ा वरदान थी। इस तकनीक में एक निसंतान दंपत्ति के भ्रूण को प्रयोगशाला में विकसित करके उसे एक सरोगेट मां के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जहां वो अगले 9 महीने तक पलता है और अंत में निसंतान दंपत्ति को मिलता है उनकी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा, उनका अपना बच्चा। थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से हुआ। थैंक यू मुझे नहीं, नंदिनी को कहिए। ये है वो सरोगेट मदर जिसने आपके बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा और जन्म दिया। भारत में सरोगेसी का कानून सन 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत एक निसंतान दंपत्ति को एक सरोगेट मां अपनी कोख स्वेच्छा से उधार पर देती है। इससे सरोगेट मां को आजीविका का एक साधन मिल जाता है और निसंतान दंपत्ति को बच्चा। ऐसा कानून में लिखा है, ऐसा साक्षी सोचती थी। लेकिन सच तो यह था कि इस क्लिनिक में सरोगेसी की आड़ में हर दुष्कर्म किया जा रहा था। सरोगेसी से जुड़े सारे कानूनों का उल्लंघन करके एक बाजार की तरह नन्ही जानों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। सरोगेट माओं के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। और जब साक्षी को यह पता चला तो वो दंग रह गई। और डॉक्टर साक्षी, कैसा रहा तुम्हारा पहला ऑपरेशन? क्या कहूँ मामा जी, इट वॉज अमेजिंग। इससे अच्छा और कोई काम तो दुनिया में हो ही नहीं सकता मामा जी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि ये कितनी बड़ी बात है। मामा जी, मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप देने के लिए थैंक यू सो मच। चल, मुझे खुशी है बेटा कि तुझे मेरा नर्सिंग होम पसंद आया। हाँ मामा जी, क्यों नहीं आएगा। बचपन से आप ही को तो देख देख कर डॉक्टर बनने का सपना देखा। फिर पापा के जाने के बाद पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे। आपकी वजह से ही तो कॉलेज की फीस, बाकी का सब खर्चा। बस बस बस, अरे मैंने अपने क्लिनिक के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किए वो पैसे। और हाँ, अब इस नर्सिंग होम के रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लो। सबसे पहली और अहम बात, तुम मुझे मामा जी नहीं कहो। अरे मैं डॉक्टर खाबड़िया हूं, तुम्हारा बॉस। ओके मामा जी। सर। हाँ वो है। नर्स, व्हाट बॉय? अरे અહીંયા કોઈ નથી। बहुत क्यूट सॉक्स है। શિશુના છે। તમે ગુજરાતી આવડે? થોડું ઘણું। अच्छा एक आंगળી पकड़ो। अरे वाह, छोरो थसे। मैं उसका नाम रखूंगी ऋतिक। बड़ा होकर फिल्म स्टार बनेगा। और लड़की हुई तो? लड़की हुई तो ऋतिका, ऋतिक की सबसे मोटी फैन। गुंजन का 8वां महीना चल रहा है, लेकिन इसका हीमोग्लोबिन तो बहुत कम है। डिलीवरी में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। गुंजन, तुम खाना पीना दवाइयाँ सब ठीक से ले रही हो ना? हाँ, मुझे जो भी देते हैं मैं खा लेती हूँ। अच्छा, तो फिर तुम एनीमिक क्यों हो?
गुंजन, इस वार्ड की सफाई नहीं होती क्या? कौन है यहाँ की नर्स? सिस्टर मारिया। सिस्टर मारिया? यस। आपने सरोगेसी वार्ड नंबर 2 की हालत देखी है? ऐसा लग रहा है कि हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। सिस्टर, ऐसे तो पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा काम है सफाई करना? नहीं, लेकिन नहीं तो फिर दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करो। आई एम सॉरी सिस्टर मारिया, लेकिन गुंजन का 8वां महीना चल रहा है और वो पहले से ही बहुत वीक है। उसे जरा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आप समझ नहीं रही है। कल की मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आई हो और हमें अपना काम सिखा रही हो। यहाँ पर ऐसे ही होता है। सिस्टर, मैं सिर्फ बस। आज मैंने सरोगेसी वार्ड 2 में काम शुरू किया। सिस्टर मारिया के दर्शन हुए। बड़ी खड़ूस है, ऊपर से कामचोर भी, बिल्कुल कॉलेज के प्रिंसिपल जैसे। सोचा मामा जी से उसकी शिकायत कर दूं, पर फिर सोचा कि प्रोफेशनल फील्ड में ऐसे लोग तो मिलते रहेंगे, इनसे डील करना मुझे ही सीखना पड़ेगा। थोड़ा अच्छे से साफ कीजिए और फिनाइल डाल के फिर से साफ कीजिएगा। सारे कामचोर हैं यहाँ पे। डॉक्टर बेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुंजन। लागे छे आ वर्षी बहुत ठंडी पड़से, तभी तो शिशु के लिए मोजे बना रही हूँ। सोच रही हूँ स्वेटर भी बना दूँ और उस पे गुजराती में ऋतिक लिख दूंगी, जैसे टीवी में पहनते ना, बिल्कुल वैसे। केटलो मस्त लागे ना। पर क्या फायदा, शिशु को तो नई माँ मिल जाएगी। पिछले 3 बार भी यही हुआ। क्या क्या कहा तुमने? 3 डिलीवरीज? इसमें तो लिखा है कि ये तुम्हारी पहली डिलीवरी है। अच्छा, गलती से लिख दिया होगा, पर 9 महीने के लिए तो मैंने ही अपने 3 बच्चे पाले ना, तो मुझे तो पता ही होगा। तुम्हारी उम्र क्या है? 25 साल? ना रे, इतनी बुढ़ी दिखती हूँ क्या? मैं तो 1 बेत्र 4 हाँ, इस सावन में 18 पूरे किए मैंने। सर, हॉस्पिटल का स्टाफ अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। सर, इस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन गलत है। नंबर ऑफ सरोगेसीज, डेट ऑफ बर्थ, एज, एवरीथिंग। सर, गुंजन सिर्फ 18 साल की है, इसमें 25 साल लिखा है। साक्षी, उल्टा गांव वालों की गलती है। इनमें से किसी को भी अपनी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम। सर, प्रॉब्लम ये है कि गुंजन सिर्फ 18 साल की है और उसकी ऑलरेडी 3 डिलीवरीज हो चुकी है। सर, इसका मतलब ये है कि तब उसकी डिलीवरी कराई गई जब वो नाबालिग थी। सर, ये सही नहीं है। साक्षी झूठ बोल रही है वो। इस गुंजन को देखना, आज बोल रही है 18 साल की हूं तुम्हारी सिंपैथी गेन करने के लिए, कल जब इसे पैसे चाहिए होंगे ये बोलेगी 25 साल की हूं। एंड यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क ओनली। बेकार की बातें इनसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर बेन, मेरी बात है, ले लाइए। खाओगे? लो ना। सिस्टर, वो सरोगेसी वार्ड 2 की पेशेंट है ना, गुंजन चितालिया, उसकी माँ आई थी ना मिलने, वो निकल गई क्या? हाँ, बस अभी अभी बाहर गई हैं। सुनिए सुनिए, मैं गुंजन की डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साक्षी। आपसे कुछ पूछना था। डॉक्टर साहब, તમે ગુજરાતીમાં કહો। થોડું ઘણું આવડે છે। ફરીથી કહેશો? मुझे आपसे कुछ पूछना है। કઈ સમજણ નથી પડતી। रुकिए। सिस्टर, जी मैडम। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो इनसे गुजराती में कहिए। इनसे पूछिए कि क्या इनकी बेटी 18 साल की है? क्या उसकी शादी हो चुकी है? તમારી દીકરી 18 વર્ષની છે, એના લગ્ન થઈ ગયા છે? નહીં।
अच्छा, इनसे पूछिए कि क्या ये जानती है कि कानून के हिसाब से सरोगेट मदर बनने के लिए औरत का शादीशुदा और पहले से 2 बच्चे होना जरूरी है। आप पैसे के लिए गुंजन की जान खतरे में डाल दी और साथ ही कानूनन जुर्म भी कर रही। आपने मामा जी से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। हम तो गरीब अनपढ़ लोग हैं। हमने तो वही किया जो डॉक्टर खाबड़िया ने करने के लिए कहा। ये कैसे हो सकता है? गुंजन की पिछले 3 सालों में 3 प्रेगनेंसीज और हर फॉर्म में उसकी एज 25 साल। साल बदल जाते हैं पर उम्र वही। सारे फॉर्म्स पर मामा जी के सिग्नेचर्स और ऊपर से हर फॉर्म पर लिखा है कि ये उसकी फर्स्ट सरोगेसी है। हे भगवान, ये क्या चल रहा है यहाँ? ये लाइट किसने ऑन की? अपने आदर्श, अपने मामा डॉक्टर खवाड़िया के हर एक पन्ने पर हस्ताक्षर देखकर साक्षी स्तब्ध रह गई। इसका मतलब यहां जो कुछ भी हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी शामिल थी। इस सच की कड़वाहट बर्दाश्त करना मुश्किल था। आखिर किसी के आंगन में किलकारियों की गूंज के लिए किसी की हंसी छीनी जा रही थी। एक जीवन को धरती पर लाने के लिए धरती पर मौजूद एक जीवन को नर्क बनाया जा रहा था। चंद रुपयों से चुंदियाई कुछ आंखें कोख को कारखाना बना रही थी। संवेदनाओं से दूर इस कारोबार की सच्चाई अब साक्षी की आंखों के आगे आने लगी। उसने अपने स्तर पर छानबीन शुरू की तो एक एक करके जो हकीकतें उसके सामने आई उनसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। तोरल गोराड़िया, सुनिए। कौन छे जिससे सोने भी नहीं देते मुझे? देखिए, आज से आपका चेकअप भी मैं ही करूंगी। इतने दिनों बाद किसे याद आई इस लाश की? डॉक्टर बेन, ये तोरल बेन है ना, कभी सीधे मुंह जवाब ही नहीं देती। देखिए, मुंह खोलिए। आपके हाथ में कितना स्किन इन्फेक्शन हो गया है। वार्ड बॉय ने बेडशीट चेंज नहीं की? ए गुंजन, इस कलयुग में ये हरिश्चंद्र की बेटी कहाँ से आ गई? देखिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और आप है कि सुन ही नहीं रही है। तू मेरी मदद करेगी? हाँ, मैं आपकी तरह मजाक नहीं करती। आपके हाथ की हालत देखिए, जगह जगह पे ड्रिप के निशान हैं। लगा दे किधर भी। अब इस देह को किसी भी इंजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब तो सच्ची में मेरी मदद कर। यह सुखमणि 5 महीने हो गए, तेरी कोई खोज खबर न थी।
एक चिट्ठी नहीं तो एक फोन ही कर देता। मैंने एक मोबाइल दिलवाया था ना तुझे, अपनी पत्नी को ही फोन करेगा, अपनी बहन को नहीं। उसके लिए अपनी बहन को भूल गया क्या? या 7 साल हो गए 8 बच्चे जने में, पिछली बार तो गर्भपात हो गया, मुझे याद नहीं। बचपन में माँ क्या बोलती थी? मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का तो पता नहीं, नर्क को तो मैंने यही देख लिया। बस और नहीं लिख सकती। क्यों? दया आ गई मुझ पर? नहीं, वो कुछ काम याद आ गया, बाद में पूरा कर दूंगी। मामा जी, आपने सरोगेसी वार्ड 2 में तोरल बहन का हाल देखा है? वो पिछले 7 साल से यहीं पड़ी है। हम उन्हें उनकी फैमिली के पास क्यों नहीं भेज देते? तुम्हें क्या लगता है मुझे खुशी मिलती है उनको रोककर? मैंने कितनी कोशिश की लेकिन नहीं भेज पाया। क्यों नहीं भेज पाए? आओ मेरे साथ। और देखो ये झोपड़पट्टी फैली हुई, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में इससे भी बुरे हालात हैं, और इसीलिए ये गांव वाले अपनी औरतों को हमारे पास छोड़कर चले जाते हैं और उनसे मिलने वाले पैसे से अपना घर चलाते हैं। हम लाख कोशिश करें तो भी ये वापस लेने नहीं आते। पर मामा जी, मैंने अभी कुछ नर्सेस से बात की और उनसे पता चला कि मैनेजमेंट की तरफ से इन औरतों पर पाबंदी है। उन्हें अपने घर वालों से ना मिलने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। यहाँ के लोग इस झोपड़पट्टी में बदतर जिंदगी व्यतीत करते हैं, हजारों बीमारी शरीर में लिए घूमते रहते हैं। अगर इनको उन औरतों से मिलवाया तो उन्हें भी इन्फेक्शन लग जाएगा और उसके बाद सैरोगेट मदर और बच्चे की जान भी जा सकती है। पर मामा जी, ये औरतें सालों से अपने घर वालों से दूर हैं, बिना किसी को अपने दिल की बात बताए अपना दुख दर्द बांटे। उनका वहां दम घुट रहा है। और जरा सोचिए, अगर सरोगेट मदर्स इमोशनली, साइकोलॉजिकली इतनी स्ट्रेस में रहेंगी तो उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे का क्या होगा? साक्षी, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम है तो ठीक है, उसे उसके घर वालों से मिला देते हैं, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल स्टाफ की निगरानी में। लेकिन मामा जी, मुझे कुछ और भी पता चला था गुंजन के बारे में। साक्षी, बस मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। भाई सुकुमनी, अपनी बहन की याद आ गई तुझे? रितेश, ये तो बिल्कुल तुझ पे गया रे। अरे नहीं बहन, मुझ पे कहाँ, बिल्कुल तुम पे गया है। कोई तो मुझ पे गया? मेरे अपने बच्चे तो दूसरों पे ही गए होंगे, जिन्होंने उनको पाला होगा। उन हाथों को तो पता भी नहीं होगा कि वो एक ही कोख से जन्मे। अरे सूत है सुगमणि, तू कुछ बोलना चाहता है? अब अपनी जो किराने की दुकान थी ना, उसमें घाटा हो गया है, तो कुछ पैसे की मदद हो जाती तो। मैंने कभी किसी चीज के लिए मना किया? घर के लिए, दुकान के लिए पैसा दिया था ना? मैं ना पिछले 4 महीने से पैसे बचा के रखे। अच्छा तोरल बहन, हम अब चलते हैं। चलिए। तोरल बेन के परिवार का रवैया देखकर साक्षी की आत्मा कांप उठी।
वाकई गुंजन और तोरल बेन जैसी औरतें अपने परिवार के लिए पैसा पैदा करने की मशीन और दूसरों के लिए सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह गई थी। कुछ और जांच पड़ताल से साक्षी को पता चला कि इन औरतों को हर महीने सिर्फ 1000 रुपए दिए जाते थे, जबकि रिकॉर्ड्स में एंट्री थी 10,000 रुपए प्रति माह की। अत्याचार की इंतहा हो चुकी थी। कुछ और नहीं है खाने के लिए? ये जो मिल रहा है ना, ये खा लो, बाद में ये भी नहीं मिलेगा। सरोगेट माओं के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और इसके लिए उन्हें समय समय पर परिवारजनों से मिलवाना जरूरी है। ए बहन, मेरे भाई सुखमणि को तो फोन करो। अरे कम से कम उसको चिट्ठी तो लिखो। बच्चा दूसरों को सौंपने से पहले सरोगेट मां की मानसिक स्थिति की जांच करना भी जरूरी है और इसके लिए एक अच्छे मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए ताकि वो औरत अपने दायित्व को ठीक से समझ सके। ना तो कोई कायदा ना कानून, ममता सरोगेसी क्लिनिक में सबको ताक पर रख दिया गया था और सबसे अफसोस की बात तो ये थी कि इस क्लिनिक में मानवीय संवेदनाओं का भी गला घोटा जा रहा था। मामा जी, इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपकी पीठ पीछे सिस्टम आर्या, वार्ड बॉयज, मैनेजमेंट, ये लोग सारे कानून तोड़ रहे हैं। मामा जी, ये लोग पाप कर रहे हैं। अंदर चलो। ना तो यहाँ कोई कानून तोड़ा जा रहा है और ना यहाँ कोई पाप हो रहा है। यहाँ हो रहा है सिर्फ बिजनेस। और एक बात पहली और आखिरी बार कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही नहीं, इस नर्सिंग होम का मालिक हूँ। यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेडिकल कॉलेज में 4 किताबें क्या पढ़ ली, सरोगेसी का लॉ क्या रट लिया और लगी सही और गलत का फैसला करने तुम। ग्रो अप साक्षी, ग्रो अप। डॉक्टर, गुंजन को लेबर पेन हो रहा है, आपको अभी इसी वक्त ऑपरेशन थिएटर आना होगा। सर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। डॉक्टर खवाड़िया, इसकी हालत बहुत नाजुक है सर, इसकी जान भी जा सकती है। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें कुछ मालूम नहीं। मुझे 27 साल का एक्सपीरियंस है। नए नए ट्रेनी आके मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चुपचाप खड़ी रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। डॉक्टर, ये ऑपरेशन हुआ तो गुंजन या बच्चा दोनों में से एक ही बचेगा। बच्चे को बचाना होगा, मैं एडवांस ले चुका हूं। She's dead. तभी तो शिशु के लिए मोजे बना रही हूँ, स्वेटर भी बना रही हूँ, फिल्म स्टार बनेगा। शिशु को तो नई माँ मिल जाएगी। ये दोनों मरे नहीं है, उन्हें आपने मारा। हर डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में कदम रखने से पहले एक शपथ लेता है कि वो हर रोगी, हर बीमार का निस्वार्थ भाव से इलाज करेगा, पेशेंट्स के बीच कभी पक्षपात नहीं करेगा, हर जख्म का इलाज करेगा और कभी भी किसी के शरीर को बेवजह क्षति नहीं पहुंचाएगा। जाहिर है, अपने 27 साल के अनुभव में डॉक्टर खवाड़िया इस शपथ को भूल चुके थे, लेकिन साक्षी को वो शपथ न सिर्फ याद थी बल्कि वो उसके जज्बात को हर पल कुरेद भी रही थी। ऊपर से गुंजन की मौत ने उसे झकझोर कर रख दिया था। लाख चाहने पर भी डॉक्टर खवाड़िया के खिलाफ आवाज उठाना साक्षी के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो न सिर्फ उसके मामा थे, एक समय उसके आदर्श भी रहे थे। बहुत एहसान थे उनके साक्षी और उसके परिवार पर। लेकिन अगर अपनों पर एहसान करने वाला दूसरों के लिए शैतान बन जाए, तब क्या करना चाहिए? क्या इंसानियत के इस पवित्र पेशे को रिश्तों और एहसानों तले दबा देना चाहिए या फिर अन्याय के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाना चाहिए? यही अंतर्द्वंद चल रहा था साक्षी के मन में। बहुत क्यूट सॉक्स है, शिशु ना छे। मैं उसका नाम रखूंगी ऋतिक। बड़े होकर बहुत बड़ा फिल्म स्टार बनेगा। ए डॉक्टर बहन, तो टेंशन मत ले, ये कोई नई बात न थी। थोड़े दिनों के बाद
तुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे अगला नंबर मेरा ही है। नंदिनी की रीडिंग्स ले लेना। अगला आईवीएफ इम्प्लांट इसी के गर्भ में होगा। क्या इसकी पिछली डिलीवरी को अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है? पूरा नाम बताओ अपना। नंदिनी पारेख। कितने टाइम से हो यहाँ पर? 3 साल से। इतने दर्द के बाद भी क्यों कर रही हो ये सब? करना पड़ता है घर परिवार की खुशी के लिए। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ। सबको नौकरी से निकाल दूंगा मैं। बैठे बैठाए 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन सर, गुंजन के रहने खाने पीने का खर्च तो सिर्फ 20,000 रुपए हुए थे और उसकी कोई पगार भी नहीं थी। इडियट! बच्चा 10 लाख में बेचा था, ऊपर से पार्टी से एडवांस भी ले रखा है, वो भी वापस करना पड़ेगा। सर वो नई पार्टी आई है दिल्ली से। ठीक है, उन्हें अंदर भेज। સાંભળો, નંદિનીનું ઘર ક્યાં છે? कवाड़िया साहब, बच्चा पैदा करने की सोच तो ली हमने, पर एक बात ठीक से पल्ले नहीं पड़ी जी। मुझे वो बच्चा मेरी तरह दिखेगा ना? बिल्कुल आपके जैसा ही होगा भाई। मैं आपको एक सैरोगेट मदर दूंगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अब तो गर्भ में ही पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की। एक मिनट जी, देखिए डॉक्टर साहब, लड़का चाहिए जी, खालिस लड़का। बिल्कुल लड़का ही होगा। और अब तो ये भी पता चल जाता है कि उसका रंग रूप कैसा होगा, मतलब गोरा या काला। गोरा चाहिए, एकदम गोरा चिट्टा, बिल्कुल मारे जैसा। पर डॉक्टर साहब, लड़की की माँ कैसी होगी? हमारी एक सैरोगेट मदर रेडी है, नंदिनी। नंदिनी के पति घर पर है। देखिए, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वहां पे नंदिनी के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। अभी 1 महीने पहले उसने बच्चे को जन्म दिया है और फिर से उसे मशीन की तरह माँ बनने के लिए कहा जा रहा है। ना उसे ढंग का खाना देते हैं, ना ही दवाइयाँ। प्लीज उसे वापस घर बुला लीजिए। मैडम जी, दूसरों का बच्चा जनकर नंदिनी अपवित्र हो चुकी है। क्या? नंदिनी ने ये सब अपनी मर्जी से तो नहीं किया होगा ना? आप लोगों की रजामंदी हुई होगी ना? फिर आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? पत्नी है इसकी, धर्म है उसका अपने पति और बच्चों के लिए बलिदान देने का। उसने अपना धर्म निभाया है। और मैडम, अगर उसको घर पे बुला लेंगे तो फिर आसपास के लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? जब आपने उसकी कोख का सौदा किया तभी नहीं याद आया कि लोग क्या कहेंगे? मैडम जी, आप नंदिनी से जाकर कहिएगा कि हम कभी कभी उससे मिलने के लिए आ जाएंगे, लेकिन इस घर में लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के आंकड़ों के अनुसार मेडिकल सरोगेसी भारत में एक कारोबार बन चुका है, जिसका सालाना टर्नओवर करीब 2000 करोड़ रुपए है। कई निसंतान दंपति तो यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा जैसे दूर दराज के देशों से आते हैं, क्योंकि जहां यूएसए में मेडिकल सरोगेसी का खर्चा 60,000 से $1.5 लाख यानी कि 30 लाख रुपयों से 75 लाख रुपयों तक है, वहीं भारत में वैध अवैध तरीकों से ये राशि बेहद कम हो जाती है। इसके बावजूद अफसोस के इस रकम का ज्यादातर हिस्सा
अस्पतालों, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स और एजेंट्स इत्यादि को चला जाता है। और जो सरोगेट माएं दूसरों के बच्चों को जन्म देने के लिए अपने जीवन के 9 महीनों का बलिदान कर देती हैं, उनके हाथ आते हैं सिर्फ मुट्ठी भर पैसे। और उनकी व्यथा यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल से लौटने के बाद समाज उनके चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। जिन अपनों के लिए इन्होंने अपने मां होने के एहसास तक को गिरवी रख दिया, वही अपने इन्हें अपनाने में संकोच करने लगते हैं। लिहाजा अब साक्षी के सामने एक नहीं दो चुनौतियां थी। पहली ये कि वो कैसे डॉक्टर खावड़िया की उस काली कैदगाह की काली करतूत का पर्दाफाश करे, और दूसरी ये कि वो कैसे तोरलबेन और नंदिनी जैसी सरोगेट माओं को उनका हक और उनका सम्मान वापस दिलवाए। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछ रही हूँ उसका सही सही जवाब देना। जब से तुम इस नर्सिंग होम में आई हो, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? डॉक्टर खवाड़िया ने मेरे पति से मुझे 10,000 में खरीदा। ये लीजिए कबाड़िया साहब, पूरे 3 लाख रुपये, गिन लीजिए। मैंने एक हफ्ता में 15 IVF दिए। कबाड़िया साहब, आप ये मत समझिएगा कि मैं नंदिनी का चेहरा देखकर फिसल गया हूँ। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे साथ जबरदस्ती भी। अभी तू क्या मुझे पिक्चर की हीरोइन बनाएगी? नहीं, आपकी जिंदगी की असली पिक्चर दुनिया के सामने लाऊंगी। जी हाँ इंस्पेक्टर, वो नर्सिंग होम नहीं है, नर्क है सर। सर वहाँ पे मेडिकल सरोगेसी की आड़ में औरतों का बुरी तरह से शोषण हो रहा है सर। जच्चा बच्चा दोनों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। सारे कानून तोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है? ना तो यहाँ कोई कानून तोड़ा जा रहा है और ना यहाँ कोई पाप हो रहा है। यहाँ हो रहा है सिर्फ बिजनेस। बच्चे को बचाना होगा, मैं एडवांस ले चुका हूं। आप बोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर? ये सब कौन करवा रहा है? सर मेरे खुद के मामा जी, डॉक्टर खवाड़िया। सर उस क्लिनिक में औरतों के साथ जितने भी कुकर्म हो रहे, उन सबके पीछे डॉक्टर खवाड़िया का हाथ है। क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? यस इंस्पेक्टर, ये देखिए। डॉक्टर कवड़िया कहां पे? उन्हें बोलिए पुलिस आई है। डॉक्टर कवड़िया जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। किसने की? डॉक्टर साक्षी, आप जरा यहां बैठिए, मैं इनसे जरा पूछताछ करके आता हूं। चलिए। अब की बार फुर्सत में आओगे? जरूर जरूर। चलो बैठते हैं आराम से। अरे सर, आपने इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? चुप। बाहर से आकर इस शहर का नाम बदनाम करना चाहती है तू? इससे पहले इन औरत लोगों के परिवार वाले तुझे जिंदा गाड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि तू उनके पेट पर लात मार रही है। आइंदा अगर पुलिस स्टेशन के आसपास भी नजर आई ना, तो मैं तुझे ही हवालात में बंद कर दूंगा। चलो हवलदार। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी और लगी मेरा नुकसान करने। मुझे आपसे बात करते हुए घिन आ रही। जब मेरे पैसे लेकर कॉलेज में पढ़ रही थी तब घिन नहीं आ रही थी? अरे मूर्ख मैं था जो सपोले को पाल रहा था। लेकिन एक बात, तुम अभी और इसी वक्त ये नर्सिंग होम और ये शहर छोड़ के जाओगी, वरना जो हाल गुंजन का हुआ
वही हाल देखा होगा। बड़े भी ले चल रहे अपने साथ। आज फिर मेरे साथ जोर जबरदस्ती होने वाली है। एक आदमी मेरा बलात्कार करने वाला है। डॉक्टर भी चलो मेरे साथ और तुम अपना बैग उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो डॉक्टर भी चल। साक्षी का वार उसी पर उल्टा पड़ गया। आखिर डॉक्टर खवाड़िया बरसों से ये धंधा कर रहे थे। पुलिस प्रशासन हर जगह उनकी सांठगांठ थी। उन्होंने साक्षी को घर वापस लौट जाने की हिदायत दी, उसे जान से मार देने की धमकी दी, लेकिन साक्षी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए वो गुंजन, तोरल बहन, नंदिनी और क्लिनिक की बाकी सभी महिलाओं को इंसाफ दिलाकर रहेगी। ऑटो भैया प्लीज जल्दी कीजिए। सुनिए, मुझे एसीपी सोलंकी से मिलना है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने औरतों के जुर्म के खिलाफ एक सेल बनाया है। कहाँ है? मैडम साहब बिजी है अभी। मैडम ऑफिसर, मुझे आपकी अर्जेंट मदद चाहिए सर। सर मेरे साथ चलिए प्लीज। आपके एक ऑफिसर ने तो कुछ नहीं किया सर। सर एक औरत की। देखिए मैडम, पहले आप अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, फिर बात करते हैं। सर जल्दी कीजिए सर। सर नंदिनी के साथ बहुत गलत होने जा रहा है। देखिए हमारे पास बहुत सारे काम, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। अरे इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते? सर मैडम सुनती नहीं है, मैंने बोला था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। सर ये देखिए, इन सारे सबूतों के बावजूद भी आपके उस करप्ट ऑफिसर ने कुछ नहीं किया। सर आप ये मत समझिएगा कि मैं अकेली हूं तो कुछ नहीं कर सकती। मैं दिल्ली तक जाऊंगी और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति तक भी। आप शांत हो जाइए। सर कैसे शांत हो जाऊं? सर अगर आप वहां पे वक्त रहते नहीं पहुंचे तो नंदिनी का रेप हो जाएगा सर। सर लगता है आपके उस करप्ट ऑफिसर ने इन लोगों को आपके आने की खबर दे दी, तभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। दीक्षित, क्लिनिक का कोना कोना छान मारो। मूव। ओके सर। सर अपनी काली करतूत के सारे सबूत लेकर भाग गए ये लोग। सर वार्ड में चेक करते। हे भगवान, नंदिनी कहाँ गई और तोरल बहन भी दिखाई नहीं दे रही है। खवाड़िया कहाँ है? हमको नहीं मालूम है साहब। पता खवाड़िया किधर है? डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में निकल गए, लगता है शहर छोड़ के चले गए। क्या? कहाँ गए? और नंदिनी कहाँ है? नंदिनी और तोरल बहन को भी अपने साथ लेके गए। मैंने तुम लोगों की जिंदगी बना दी और तुम लोग मेरे खिलाफ गवाही दोगे। तूने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। कोई ऐसा नहीं किया। तूने लाखों रुपए कमाए हमारे बच्चे बेच के। मुंह बंद करने के पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बोलो? पैसे के लिए तूने मुझे बेच दिया। तू क्या करे ऐसे पैसे पर? बाकी सब औरतों को समझाया, वो मान गई। कोई मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन तुम दोनों अड़ी रही, कोई बात नहीं, तुम दोनों का किस्सा खत्म कर देता हूं मैं। और उसके बाद सरोगेसी केस के सारे इल्जाम साक्षी पर डाल दूंगा।
और 3 लाख रुपए दिया मैंने। ले चलो इसे। सर, या मामा जी कहलाने के लायक तो आप रहे नहीं, पर आपको जेल भेजने से पहले याद दिलाना चाहती हूँ वो शपथ जो हमें मेडिकल प्रोफेशन में दाखिल होने से पहले दिलवाई जाती है। मिस्टर खवाड़िया, याद कीजिए वो शपथ और जिंदगी भर अपने पापों की सजा भुगतिए। डॉक्टर खवाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला, उन्हें सजा तो मिली ही, साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल ने उनके डॉक्टरी के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। साक्षी के साहस और दृढ़ निश्चय ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया। एक तरफ तो ममता सरोगेसी क्लिनिक के काले कारोबार पर ताला लगा और दूसरी तरफ उसकी कोशिशों से एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हुई। क्योंकि यह केस मीडिया में काफी चर्चा में रहा, इसलिए लोगों में मेडिकल सरोगेसी को लेकर जागरूकता बढ़ी और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी साक्षी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हाथ से हाथ मिलाया। नतीजा, धीरे धीरे सरोगेट माओं को उनका सम्मान वापस मिलने लगा। तोरलबेन और नंदिनी को उनके परिवार ने वापस अपनाया। लेकिन हमें इस पड़ाव पर रुकना नहीं है। साक्षी ने जो मुहिम शुरू की है उसे कायम रखना है। अगर आप सरोगेसी के द्वारा बच्चा चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़ें, लेकिन सरोगेट क्लिनिक और उसके कामकाज के तौर तरीकों के बारे में पूरी मालूमात करने के बाद ही ये अहम कदम उठाएं। साथ ही साथ हम केंद्रीय और राज्य सरकारों से भी अपील करते हैं कि आज के हालात को ध्यान में रखते हुए सरोगेसी से जुड़े कानून और सख्त बनाएं और साथ ही एक समिति का गठन भी हो जो देश भर में चल रहे सरोगेसी क्लिनिक्स की नियमित रूप से जांच करे और सरोगेट माओं के हालात पर भी नजर रखे, ताकि सरोगेसी के रूप में इंसानियत को मिला ये वरदान महज एक धंधा बनकर न रह जाए। याद रखिए, जब एक मां सुरक्षित होगी, सुखी होगी, तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा। आप सब सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और आम हिंदुस्तानी की ऐसी ही एक और साहसी मुहिम के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।